नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं माई लाइफ शब्दों में भाग 25। और मुझे लगता है मैं इस वीडियो में शायद तो पूरी कहानी समाप्त कर लूंगा और अगर रह गया तो फिर दूसरा बनाऊंगा। तो मित्रों, इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार से हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, किस प्रकार से मैंने शादी किया और क्या क्या चीज़ें हैं जो जीवन में ऐसी आईं जिन्हें हमने फेस किया। तो शादी के बाद के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जी रहे थे और बेहतर ढंग से जीने के लिए हम कोशिशें भी करते थे, बहुत हार्डवर्क करते थे। हम दोनों लोगों ने बहुत हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत की है और जहाँ जितना हो सकता था वहाँ खर्चा पानी करने के बाद हम अपनी थोड़ी सी सेविंग्स भी करते थे। तो यहाँ लगता है मुझे ये मित्रों बताना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके लिए भी हो, ये जानना कि हम सेविंग्स कैसे करते थे। तो देखिए, हम दोनों लोग फ्रीलांसर थे और जो भी पैसे थे कैश में ज़्यादातर आते थे। ज़्यादातर पैसे हम कैश में ही कमाते थे। और जब शादी हो करके हमने अपना जीवन शुरू किया तो मेरे ख्याल से सेकेंड मंथ ही था कि मैंने एक अमुक अमाउंट निकाल करके पांडे जी को बैंक से दिया। मैंने कहा कि इसमें पूरा महीना चलाना है और वो 15-20 दिन में पैसे खत्म हो गए, क्योंकि ना तो उनको एक्सपीरियंस था घर गृहस्थी का और मैं भी था तो बैचलर ही। तो पहले मैं भी बहुत ज़्यादा हिसाब किताब ऐसा सब कुछ नहीं रखता था, अभी भी मैं नहीं रख पाता हूँ। मेरे पास में अगर पैसे होते हैं तो मुझे अंदाज़ा नहीं होता कहाँ कितना क्या खर्च करना है और मेरे से ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी वाइफ हैं, पांडे जी हैं, जो सारा कुछ सहेज करके रखती हैं। तो जब 15-20 दिन में खर्च हो गए तो मैंने कहा भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो हम दोनों लोगों ने बैठ करके हमने सोचा कि क्या करें। अच्छा, तब बैंकिंग सिस्टम इतना ज़्यादा मोबाइल थे नहीं और ऐसा कुछ नहीं था कि घर से बैठ करके सारा कुछ नेट बैंकिंग कर लें और एवरीडे आप जाके बैंक में लाइन पे लग नहीं सकते थे कि 3-4 अकाउंट खोल करके वो मैनेज कर लिया। तो मैंने बहुत एक प्राचीन बड़ा पुराना सा तरीका अपनाया। आप लोग हंसिएगा मत, मुझे खुद हंसी आ रही है, लेकिन इस तरीके से हमको फायदा हुआ था। तो अगर कोई बिगनर हो अपनी जिंदगी को जिसने शुरू किया हो और जो बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति अगर टेक्नोलॉजी में बहुत पारंगत ना हो और नया जीवन शुरू कर रहे हो तो हो सकता है आपके लिए ये चीज फायदेमंद हो। मेरे लिए थी, आपके लिए होगी कि नहीं होगी ये आपको तय करना है। तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन एक बात समझ में आ गई थी कि पिछले 2 महीनों में जब भी मैं फर्स्ट वीक में जाके 1-2 तारीख को पांडे जी को ला करके एक अमुक अमाउंट देता था कि ये हमें एक पूरे महीने भर में सरवाइव करना है इतने पैसों में, लेकिन वो 15 से 20 दिन में खत्म हो जाते थे। तो फिर से लाना पड़ता था। तो ये होता था कि यार इस तरह से तो लाइफ नहीं चलेगी, क्योंकि इनकम जो है तो वो तो अनलिमिटेड नहीं होती, वो कहीं ना कहीं उसकी लिमिट है और खर्चे अगर हम बराबर नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। और हम लोगों की जो इनकम थी वो कैश में ज्यादा होती थी। तो हमने दोनों लोगों ने बैठ करके और एक चीज डिसाइड की, बड़ा देहाती टाइप वाला हिसाब किताब था, लेकिन भाई काम आया। हमने दोस्तों 5-6 एनवेलप्स बनाए, हाँ जी, लिफाफे जिसमें लेटर मोटे मोटे भर के भेज देते हैं ना हम लोग, उस तरह के 6 या 7 मेरे ख्याल से बनाए थे। और प्रायोरिटी वाइज हमने उसमें नंबर्स डाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हमने उसमें नंबर डाले कि पहली प्रायोरिटी क्या है। तो पहली प्रायोरिटी है किराया घर का, क्योंकि अगर आप टाइम पर घर का किराया नहीं देते हैं तो आपका ऑनर आकर के खड़ा हो जाएगा और आप इंसल्ट फील करोगे। एक मीटिंग अगर आप खाना नहीं खाओगे, वो आपके हाथ में है, आप उसको मैनेज कर सकते हो, आपकी इंसल्ट नहीं होगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर किराया आप टाइम पर नहीं देते हैं तो मुझे लगता है प्रायोरिटी में हमने सबसे ऊपर इसलिए अपने घर के किराए को रखा। तो नंबर 1 पर किराया था। फिर दूसरे नंबर पर हमने रखा ग्रोसरी, क्योंकि अगर आप को जीना है, काम करना है तो जीना है तो खाना पड़ेगा। तो दूसरे नंबर पर हमने रखा ग्रोसरी और तीसरे नंबर पर रखा हमने इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये 3 चीजें ज्यादा जरूरी थी। फिर चौथे नंबर पर हमने रखा टेलीफोन का बिल, क्योंकि उस टाइम पर टेलीफोन था, फिर बाद में टेलीफोन की जगह ले ली थी मोबाइल ने। क्योंकि मैंने 98 में, मुझे याद है 99 में मैंने बिगनिंग या मिड ईयर में कहीं पहला मोबाइल ले लिया था। मुझे लगता है तब 16 रुपए की कुछ इनकमिंग कॉल के भी 16 रुपए पर मिनट के हिसाब से कुछ चार्ज थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ रेट थे, आउटगोइंग के भी इनकमिंग के भी। तो पहले टेलीफोन का बिल था, फिर मैंने टेलीफोन, जब हमने मोबाइल ले लिया तो टेलीफोन कटवा दिया, तो उसके जगह पर मोबाइल के बिल ने ले लिया था, क्योंकि वो भी आपको लोगों से कनेक्ट बने रहने के लिए, काम धंधे के लिए, सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। और उसके बाद हमने जो है तो फिर रखा था अपने लिए इंटरटेनमेंट के लिए,
क्योंकि हम युवा थे, हमारी नई नई हमने शादी की थी, हमारी शादी वगैरह तो हुई नहीं थी, हमने तो शादी की थी। भाई लोगों के चीजें हुआ करती हैं क्योंकि कोई और करता है तब वो चीजें होती हैं, और जब आप स्वयं करते हो तो फिर हमने की थी, तो हमने तो भाई शादी अपनी की थी। और मैंने अपनी जिंदगी में लगभग सारे काम स्वयं किए हैं, हुए मेरे ख्याल से बहुत कम है। तो उसके बाद में फिर हमने अपने इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि हम इतने दिन जब काम करेंगे और ये सारी चीजें अप्रोप्रिएट कर लेंगे, और ये अच्छा चूंकि वो नंबर के हिसाब से आता था 5वें या चौथे या 5वें नंबर पे कि ये सब जब पूरा हो जाएगा तो इंटरटेनमेंट के लिए हम पैसे खर्च करेंगे, अगर ये पूरा नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे। उसके बाद में हमने एक अमोक अमाउंट की, अगर ये सब कुछ यहां तक चला गया तो इतना अमाउंट भगवान का, मैं थोड़ा सा धार्मिक व्यक्ति हूं तो हमने भगवान के नाम पे भी एक एनवेलप निकाल रखा था कि इनकम कितनी भी हो लेकिन कम से कम इतना पैसा हम एक अमुक अमाउंट जो है अपनी इनकम का इसमें रखेंगे भगवान के नाम पे। फिर उस पैसे से हम किसी की सहायता करते थे। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए कभी फीस दे दी, कभी पुस्तकें खरीद दी, कभी किसी के लिए कपड़े खरीद दिए, कभी कहीं 2-4 बार तो ऐसा हुआ कि कहीं कोई प्रॉब्लम्स हुई तो वहां जैसे झोपड़पट्टियों में एक बार कहीं आग लग गई थी तो हमारे पास 2 साल से भगवान का जो हमारी सेविंग थी भगवान की, उसमें सामान खरीद करके उन लोगों को अनाज वगैरह दे के आए थे। मतलब उससे थोड़ा सा चैरिटी का काम कर दिया करते थे। भाई वो भी तो समाज के प्रति भी तो अपना एक ये है जिम्मेदारी है। और कभी भगवान के लिए कुछ वस्त्र लेने हैं, कुछ लेना है, वैसे तो वो चीजों में हम भगवान के खर्चे किया करते थे। और उसके बाद में फिर हम अपनी सेविंग का रखते थे कि व्हाटएवर, फिर उसके बाद जो भी हमारी महीने की इनकम है वो सारी की सारी हमारी सेविंग में जाएगी। तो क्या होता था कि सब चीजें फिल्टर होके आती थी। तो हमने फिक्स किया था कि इंटरटेनमेंट के लिए हम इतना पैसा ही खर्च करेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं खर्च करेंगे। और ग्रोसरी के लिए हमने एक हिसाब किताब लगा करके सब कुछ किया था कि हमको ग्रोसरी इतने में ही निपटानी है। और इंटरटेनमेंट में हमारा फिल्म देखना, बाहर आउटिंग करना, खाना पीना खाना, इस तरह की चीजें उसमें शामिल हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें करके हमने वो 8-7 या 8 एनवेलप जितने भी हों वो बनाए थे हमने, और नंबर 1 2 3 4 5। और मित्रों, ये एनवेलप वाला सिस्टम मैंने जिस दिन इंडिया छोड़ा है तब तक उसे बनाए रखा, और इसका फायदा ये हुआ कि हम एक अच्छी खासी सेविंग कर पाए। मैंने 98 में शादी की थी और एंड ऑफ द ईयर में पाणे जी आई थी, तो 2-3 महीने तो शुरुआत के ये सब कुछ समझने में ही लगे। तो आप समझ लीजिए कि 99 से हमने अपनी असल जिंदगी शुरू की, जिसमें थोड़ी सी इतनी सी समझदारी भी शामिल हो गई थी, सेविंग्स भी शामिल हो गई थी। तो शादी के मतलब पाणे जी के जुलाई में आने से लेकर के और दिसंबर तक के बीच में तो 1-2 बार थोड़े से फाइनेंशियल स्ट्रेस आए थे, पर उसके बाद फिर कभी नहीं आए। जब से ये एनवेलप्स बनाए थे हमने, हालांकि अब नहीं है, मुंबई छोड़ा, इंडिया छोड़ा, उसके बाद से फिर हिसाब किताब सब कुछ बदल गया। अब नहीं हम रखते हुए एनवेलप वाला सिस्टम, बस अब केवल 1 या 2 एनवेलप्स हैं अभी, क्योंकि अंशिका को पैसे वगैरह मिलते रहते हैं तो उसके पैसे कहीं एक जगह सेव होते हैं, और प्लस हमारे भगवान जी के, अभी भी भगवान जी के पैसे भी हम सेव करते हैं और उनका अच्छा खासा भी पैसा हो गया, क्योंकि अब वो ठीक ठाक सी रकम जब हो जाती है फिर हम कुछ उसमें बड़ा सोचते हैं कि कैसे उसको कहाँ पे खर्च करना है, तो हम करते हैं, अभी भी करते हैं। तो हमने इस सेविंग के तरीके से इतनी सेविंग कर ली कि 99 से लेकर के और 2004 में आते आते साल की शुरुआत में ही हमको ये लगने लगा कि अब हमको घर खरीद लेना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा पैसे नहीं हो गए थे कायदे के साथ में, तो जो हमने घर खरीदा था उस तरह के घर खरीदने के लिए हमें और काफी ज्यादा उसकी जरूरत थी, सेविंग्स की जरूरत थी। लेकिन जितनी भी सेविंग्स थी, कहते हैं ना, अगर आपके इरादे अच्छे हैं, नेक हैं और साफ हैं, और उसमें अगर आप अपना 100% मेहनत भी देते हैं तो कहीं ना कहीं फिर रिजल्ट भी आते हैं। मुझे याद है सेविंग्स थोड़ी बहुत हो गई थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी कि उतने से घर खरीदा जा सके। लेकिन हमने घर ढूंढना शुरू कर दिया था, मतलब घर की एक प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसी बीच में हुआ क्या था कि तो एक दिन मैं मेरी वाइफ के साथ में, मेरे ख्याल से ये सन 2000 की बात है, शुरुआती दिनों की, तो मतलब जब कभी भी मैं जाता था महालक्ष्मी दर्शन करने, हम लोग हाजी अली और महालक्ष्मी के दर्शन करते थे, सिद्धिविनायक के दर्शन हमने बहुत बाद में शुरुआत की थी। और फिर मैं छात्रावास भी जाया करता, क्योंकि कुछ लोग मुझे जान रहे होते थे, पुराने वाले मित्र थे वहां पर, तो मैं वहां भी जाकर के, चूंकि कभी कभार वहां जाना होता था तो मैं मुलाकात करता था सबसे जाकर के। तो एक दिन वहीं छात्रावास से मिल करके मैं लौट रहा था बाइक में, मैं और मेरी वाइफ थी साथ में।
तो वकील झा जी सामने से चले आ रहे थे, तो मैंने गाड़ी रोकी और उनसे नमस्कार हुआ। तो उस वक्त जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और बातचीत हुई और उन्होंने जब बताया कि मैं LIC का एजेंट हूँ और मैंने मतलब इसके लिए क्वालिफाइड किया है और मैं अब यही फुल टाइम करता हूँ, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप, और मैंने अपना एड्रेस और शायद तब तक मैं मोबाइल ले चुका था और मोबाइल दिया उनको, मैंने कहा आप मेरे घर आइए और बैठ के बातचीत करते हैं, आप मुझे समझाइए। और वो आए और फिर उनसे मेरे ख्याल से अब तक में 6, 7, 8 कहो, हमने 10 पॉलिसीज ली हो LIC की काफ़ी, और मुझे लगता है 1, 2 तो कहो, 2, 3, 4 कहो भी चल भी रही हो। मेरी वाइफ को सब हैंडल करती हैं, तो लाइक यस, उनसे मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हुए। लेकिन ये मैं बता इसलिए रहा था कि उसी समय वकील झा जी ने ही मुझे उनके एक परिचित मित्र हुआ करते थे, उनका नाम है अमित जोशी जी, और वो प्रैक्टिसिंग CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और अब मेरे वो छोटे भाई हैं। मतलब बहुत अच्छा, बहुत गहरा संबंध है मेरा उनका। वो 2 बार, मतलब मेरे ख्याल से 2 ही लोग अब तक इंडिया से ऐसे आए हैं, जो 3 लोग आए हैं अब तक में इंडिया से जो मेरे पास आए हैं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ और अमित जोशी जी और पारिक जी, ये 3 लोग आए हैं अब तक में। तो अमित जोशी जी से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, तो उन्होंने जो है अमित जोशी जी से मेरा परिचय करवाया। और तब अमित जोशी जी का कंप्लीट CA हुआ नहीं था, मेरे ख्याल से इंटर्नशिप वो कुछ कर रहे थे, लेकिन वो प्रैक्टिस भी साथ में करते थे। मतलब उनके पास में तब तक में भी 100-200 क्लाइंट्स हो गए थे, इसलिए अभी उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। कभी किसी को अगर CA की जरूरत हो तो अमित जोशी जी बड़े ईमानदार, बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं उनका नंबर दे दूंगा आपको। तो और वकील झा जी की सर्विसेज आपको लेना हो तो इतनी बढ़िया सर्विस देते हैं वो कि इतने सालों से हो सकता है मेरी तमाम सारी पॉलिसीज बंद हो गई होती अगर उन्होंने इतनी अप्रोप्रिएट अपनी सर्विस नहीं रखी होती। बहुत ट्रांसपेरेंट है, सब चीजें आपको टाइम पर बताएंगे, टाइम पर याद करवाएंगे और सारा कुछ बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। और उसका नतीजा है कि वो वकील झा जी जो उस दिन एक छोटे से बैग में लेकर के अपना बिजनेस घूम रहे थे, आज उनके यहाँ मेरे ख्याल से 10-15, कम से कम 15 कहो एम्प्लॉई हों, और काफ़ी बड़ा उनका अपना एम्पायर हो गया उससे रिलेटेड। बहुत बढ़िया पैसे कमाते हैं और काफ़ी बहुत बेहतरीन स्थिति में हैं वकील झा जी। तो उन्होंने परिचय करवा दिया था अमित जोशी जी से। तो अमित जोशी जी ने फिर मुझे गाइड किया कि आप लोग कमाते हैं और भविष्य में अगर अपना कुछ घर बनाना चाहते हैं या कुछ भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आगे जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको बैंक लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, तो आप अपनी टैक्स फाइल करना शुरू करें। तो हमने सन 2000 से ही अपनी टैक्स वगैरह अपना भरना शुरू कर दिया था। तो हमारे पास में इनकम टैक्स फाइल थी, नंबर्स थे, सारा कुछ हम हर साल, मेरी वाइफ पेपर वगैरह को लेकर के काफी बेहतरीन ढंग से मैनेज करती हैं। फिर उनका भी ये फील्ड है टैक्स का, वो खुद भी टैक्स एजेंट हैं यहाँ पर, तो और जॉब भी करती हैं और अपनी उनकी खुद की प्रैक्टिस भी है। तो ये चीजें हमने सन 2000 से शुरू की थी, फिर कुछ सेविंग्स शुरू की थी। तो आते आते 2004 में हमने घर देखना शुरू किया। मैं मित्रों आपको बता दूं कि मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, पैसे थे, थोड़ी सी सेविंग्स थी, लेकिन इरादे बहुत बुलंद थे। तो मैंने एक चीज शॉर्ट लिस्ट की और ये है मुझ में, मतलब मैं इसके पहले भी कई बार शायद मैं बता चुका हूँ कि मेरा ऐसा हिसाब किताब है कि मैं एक चीज को टारगेट करता हूँ, फिर उसमें जो भी आलतू फालतू की चीजें हैं सब निकाल करके केवल पॉइंट टू पॉइंट ही टारगेट करता हूं, तो वो हिट करना आसान हो जाता है। तो जैसे हमने, तो पहले तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे घर लेना है। दूसरी चीज मैंने ये डिसाइड की कि छोटा बड़ा जैसा भी होगा, लेकिन लेना लोखंड वाला में ही है। तो अब जब लोखंड वाला में ही लेना है तो सारा माथापच्ची, सारा उठक पटक आपको लोखंड वाला में ही करना है, क्योंकि मैं रहता लोखंड वाला के बगल में था और मैं जॉगिंग करने, वॉक करने लोखंड वाला बैक रोड जाया करता था। और पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था। और अब जो लोग जानते होंगे मुंबई के बारे में, जो जानते होंगे, लोखंड वाला है ही इस तरह की जगह कि सारे ज्यादातर स्टार्स वगैरह वहां रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग रहते हैं, और ठीक है वो एक अच्छी जगह है, तो वहां लेना था मुझे। और हम शुरुआत में 2-4 जो एजेंट्स हैं उनके थ्रू गए तो चीजें नहीं बनी। फिर हम क्या करते थे कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन टाइम निकाल करके दोपहर में 1 या 2 घंटे हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग प्रॉपर लोखंड वाला में, अच्छा लोखंड वाला कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, 4 या 5 फर्स्ट क्रॉस लेन, सेकंड क्रॉस लेन, थर्ड फोर्थ क्रॉस लेन, इसी प्रकार से, तो छोटी सी जगह है। बाकी लोखंड वाला के नाम पे आगे पीछे वहां का 5 किलोमीटर का एरिया सब अपने आप को लोखंड वाला ही बोलते हैं, पर मेन जो लोखंड वाला है वो उतना सा ही है। तो हम लोखंड वाला फर्स्ट क्रॉस लेन में दोनों, तो बीच से एक मेन रोड है और दोनों तरफ वो क्रॉस लेन बोलते हैं उसको। तो इधर पानी जी चली जाती, उधर मैं चला जाता। और वॉचमैन वगैरह को हमारे यहाँ, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन शायद यहाँ पे भी होता हो, मेरे संज्ञान में नहीं है, तो हम दोनों तरफ चले जाते
थे और वॉचमैन से बात करते थे, या लोकल जो कहीं कोई सेक्रेटरी है कुछ इस तरह का है, या कई बार वो जो टेलीफोन बूथ वाले हैं उनको भी इंफॉर्मेशन होती थी कि कहीं पर घर बिक रहा है क्या। ये सारी एक्सरसाइज हमने 5-6 महीने की, और उन्हीं दिनों की बात है, ये सब चल ही रहा था कि फिर पांडे जी का एक बार फोन आया। मैं फर्स्ट क्रॉस लेन में दूसरी तरफ गया था और पांडे जी इस तरफ थी, तो उनका फोन आया, बोले कि आप ये नालंदा बिल्डिंग है, आ जाइए और यहाँ एक अपार्टमेंट है, बता रहे हैं। ये वॉचमैन से बात की थी उन्होंने। तो मैं गया वहाँ और उन्होंने बोला कि यहाँ फर्स्ट फ्लोर में एक घर है जो बिक रहा है। तो वो बातचीत करके पता चला कि शायद हमारे बजट में आ जाएगा, तो वॉचमैन को ही हमने भेजा। हमने कहा जाओ और उनसे ऑनर से बोलो कि कोई आए हैं, घर देखना चाहते हैं आपका। तो वो गया और बातचीत करके आया, तो बोला हाँ वो आपको बुला रहे हैं। तो ये घर एक कुलकर्णी साहब का था, महाराष्ट्रियन थे, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण होते हैं कुलकर्णी, और बहुत अच्छे इंसान थे। कुलकर्णी साहब थे, उनकी वाइफ थी और उनका एक बेटा था यश। जस्ट 3 ही लोग थे उस घर में। और बातचीत हुई, घर उन्होंने दिखाया और बजट की जो भी चीजें थी थोड़ी सी डिस्कशन में आई, और मैंने कहा बिल्कुल हम ले रहे हैं इसको, और हम आपको अभी इसका वो देना चाहते हैं, एडवांस देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। हालांकि उस टाइम के हिसाब से जब हम दोनों लोग बाहर, मैंने कहा कि घर जाके हम चेक बुक लेके आते हैं आधा 1 घंटे में, और फिर हम आपको डिपॉजिट देके जाएंगे, सॉरी एडवांस दे करके जाएंगे। तो जब हम बाहर निकले तो पांडे जी ने कहा कि आपको नहीं लगता कि 50-60 हज़ार ज्यादा है? अब ये मैं 2004 की बातें कर रहा हूँ, तो 2004 में 50-60 हज़ार रुपए भाई मेरे लिए बड़ी रकम थी। अब पैसे वालों के लिए तो आज भी कोई भी रकम बड़ी नहीं होती है, और हमारे जैसे निम्न वर्गीय लोगों के लिए तो मतलब मेरे लिए तो 1 रुपया भी बड़ी चीज होती है। तो मैंने उनसे पांडे जी से एक ही बात कही थी, मैंने कहा देखो जब कुछ बड़ा काम कर रहे हो ना, तो उसमें 1,50,000 कम ज्यादा, महंगा सस्ता, ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। ये हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, हमारे हिसाब से ये एक सूटेबल प्लेस है और हमारे बजट में आ जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, तो लेट्स गो अहेड। तो वो भी बात मान गई। आए, हमने चेक फाड़ करके उनको दिया, 25,000 का हमने जो है उनको चेक दिया एडवांस में, और सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि कितना कहाँ क्या पेमेंट होगा। फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास में लोन का क्या हिसाब किताब है। तो मैंने कहा कि भाई हमने 2-3 बैंक में दिया है और 2 जगहों में तो बात नहीं बन पाई है, एक जगह और पड़ा हुआ है, तो देखते हैं। उन्होंने काफ़ी हमें होप दिया है, लेकिन हम श्योर नहीं हैं। अब यहाँ पर मैं मित्रों बताऊं कि ये जो 25,000 दिए थे कंप्लीट तरह से रिस्क में गया था, क्योंकि हमें नहीं थी श्योरिटी लोन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2004 तक लोन वगैरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थे, इतना आसानी से नहीं मिल जाता था, और 2 जगहों में बात नहीं बनी थी, कोई रिजेक्शन भी नहीं आया था, पर कुछ चीजें थी जो शायद हम उतने पेपर्स नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अपने यहाँ तो पेपर बहुत मांगते हैं। एनीवेज, तो कुलकर्णी साहब ने कहा कि हमने भी, चूंकि वहां बगल में ही एक थोड़ी दूर पर चल करके एक अपार्टमेंट बन रहा था, काफी बड़ा टावर बन रहा था, तो बोले हमने वहां पर घर खरीदा है, तो हमने ये घर, इस घर पे हमने थोड़ा सा पैसे उठाए हैं इंडियन बैंक से, तो अगर आप कहें तो मैं वो बैंक में आपको मिला सकता हूँ। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फाइल हमारे पास 3-4 सेट तैयार थे, क्योंकि हमने 2-3 बैंकों में दिए थे, तो हमें अब तक पता चल चुका था कि क्या क्या पेपर्स लगते हैं। तो उनको पैसे दे करके दूसरे दिन उनके साथ हमने टाइम फिक्स किया और बैंक गए, इंडियन बैंक जो कि लोखंडवाला में ही है, और जा करके उन्होंने बैंक मैनेजर से डायरेक्ट मिलवाया। फिर लोन डिपार्टमेंट के जो मैनेजर थे उस बैंक में, उस टाइम पर, अब पता नहीं, उस टाइम पर 90% मेरे ख्याल से सब साउथ इंडियन वर्कर कर्मचारी ही थे, तो जा करके मिलवाया। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा, उन्होंने बहुत तारीफ करी और बहुत अच्छे ढंग से इंट्रोड्यूस करवाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये मेरे ख्याल से हमने मंडे को अपनी फाइल सबमिट की थी, और उन्होंने बोला कि कल परसों में इसमें 2 लोग चाहिए होते हैं, गारंटर चाहिए होते हैं, तो 2 गारंटर चाहिए, तो वो भी हमने उसका इंतजाम भी किया। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, टी सीरीज में काम करते थे, तो उनको भेजा, वो बहुत अच्छे से जाके बातचीत करके आए, उनसे भी मैनेजर सेटिस्फाइड हुए। फिर फ्राइडे को उन्होंने बुलाया था कि आप आइए, देखते हैं आपका क्या हुआ, लोन सैंक्शन हुआ, कितना हुआ, कैसा क्या है, आपको बताएंगे। तो ये मित्रों, एक मैं आपको बताऊं, वो जो 10 मिनट हम बैंक में जब पहुंचे और हम खड़े थे कि हमको मैनेजर बुलाने वाले हैं, वो 10 मिनट इतने ज्यादा इंटेंस थे, इतना स्ट्रेस हो रहा था, अब पता नहीं था, क्योंकि हमने बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे दिए हुए थे, और ये एक मुझे लग रहा था आखिरी होप है, इसके बाद पता नहीं हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कहाँ से लोन होगा नहीं होगा। बस भगवान का स्मरण कर रहे थे, ईश्वर ही सारे काम करवाते हैं, ये मेरा विश्वास है। और 10 मिनट मुझे 10 घंटे जितने लगे थे हम दोनों के लिए, मतलब बहुत स्ट्रेस थे।
और फिर उसके बाद में बैंक मैनेजर जो थे वो अंदर से बाहर आए, जो लोन डिपार्टमेंट के, और उन्होंने बुलाया और बैठते ही उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, और हाथ मिला करके उन्होंने कहा, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर पांडे, आपका सेंक्शन हो चुका है। और जो अमाउंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हुआ था, और वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा उससे कहीं बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं, उससे महंगी प्रॉपर्टीज़ ली हैं, लेकिन वो जो एक सेटिस्फैक्शन था, क्योंकि मेरे ख्याल से वो पहली चीज़ थी जो ज़िंदगी में एक माइलस्टोन साबित हुई। मेरा घर अभी भी है, इसलिए मैंने बेचा नहीं उसको, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं हमारे। और वो हो गया। फिर कुलकर्णी जी के साथ में हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि उनको अपना जो नया अपार्टमेंट है उसका पोजीशन मेरे ख्याल से कुछ 5-6 महीने उन्होंने बोला था बाद में मिलेगा, तो उसके लिए हम इसी को रेंट करना चाहेंगे, अगर आपको दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा नहीं, आप आराम से जितने दिन रहना है रहिए। फिर हमने उनके साथ में अपना पेमेंट शेड्यूल करवाया कि कैसे कहाँ कितना पेमेंट देना है, कैसे क्या करना हो, सारा कुछ हुआ। फिर मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने कुलकर्णी साहब रहे, फिर उसके बाद वो गए। फिर हमने थोड़ा बहुत काम करवाया घर में, और उसके बाद क्योंकि हम तुरंत मूव होने की पोजीशन में नहीं थे काम वगैरह की वजह से, फिर 6 महीने के लिए हमने उसे 1-2 लोगों को जो है बैचलर्स थे, लड़के थे, मेरी सिस्टर इन लॉ के जानने वाले थे, उनको रेंट पे दिया करीबन 6 महीने के लिए। और फिर 5 मई 2005 को हम अपने घर में मूव हुए। बड़ा डर लग रहा था क्योंकि लोखंडवाला थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा था, बाकी चीज़ों के खर्चे भी वहाँ ज़्यादा हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर लोखंडवाला में टमाटर आपको 40 रुपए मिलेगा, तो वहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे पीछे चले जाइए तो शायद 35 से 30 रुपए में मिल जाए। पर लोखंडवाला में आकर के चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो वो एक डर भी लग रहा था, क्योंकि तब तक जो हम रेंट पे कर रहे थे उससे 2 गुना ज़्यादा हमको इंस्टॉलमेंट पे करना था मंथली, जो हमारी आने थी या आ रही थी। तो एक भय तो था, डर तो था कि कैसे मैनेज करेंगे, बाकी के खर्चे भी हमारे बढ़ जाएंगे। और मैंने नई बाइक ली थी, उस पर भी थोड़ा सा मैंने लोन ले रखा, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बस ईश्वर का सहारा और मित्रों की शुभकामनाएं और अपने जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन सबका आशीर्वाद था कि हम आ गए। और वहाँ आने के बाद में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, और वहाँ रहते रहते वहाँ कई बड़े अच्छे मित्र बने हमारी बिल्डिंग में। कई बहुत बढ़िया हमारा सर्कल बना था वहाँ पर, 5-6-7-8 लोगों का बहुत बढ़िया ग्रुप बन गया था। हम लोगों ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम एक्सपेंड किया हमारी बिल्डिंग में। पारिक जी भी पहले वहीं पर थे, लास्ट ईयर उन्होंने अपना घर बेच करके दूसरी जगह बड़ा घर खरीद लिया अभी उन्होंने। और इनैसियो साहब थे, उनकी वाइफ एलिजाबेथ थी, मतलब ये सारे लोग रहते थे। और पीटर साहब थे, उनकी वाइफ रोजी जी, बहुत बढ़िया। पीटर साहब का बैकग्राउंड ये है कि उनके 2-3 पीढ़ी पहले पूर्वज जो है चाइना से आए थे, फिर वो पहले शायद कैलकाटा में थे, फिर कैलकाटा से यहाँ मुंबई शिफ्ट हो गए थे। फिर उन्होंने रोजी जी जो उनकी वाइफ हैं वो इनैसियो की सिस्टर थी, गोवा साइड के थे, पर वो मुंबई बेस्ड ही थे। उनसे शादी हुई, उनके एक बेटी, बहुत प्यारी खूबसूरत बेटी थी, नाम था स्टार। तो ये सारे लोग हैं, देखिए मुझे याद आ रहे हैं। तो पीटर साहब का वहाँ पर एक इंडो चाइनीज करके जो है रेस्टोरेंट था, बहुत बढ़िया शेफ हैं, बहुत टैलेंटेड आदमी हैं। इन सब के नाम ले रहा हूँ क्योंकि इन सब लोगों का उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत अच्छा समय हमने इनके साथ में व्यतीत किया। तो ये सब कुछ चल ही रहा था कि एक दिन मुझे याद है, तो स्टार जो पीटर साहब की छोटी वाली बेटी थी, उसको छोले में चने जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते थे। वो खाती थी बड़े प्यार से, छोटी सी थी, थोड़ा बहुत खाती थी, लेकिन उसे अच्छे लगते थे। तो हम लोग अक्सर लंच और डिनर में आपस में मुलाकातें करते थे, मिलते जुलते थे। तो एक दिन पीटर साहब मेरे घर पे आए हुए थे। ये देखिए बेस है यहाँ आने का, बता रहा हूँ कहाँ से शुरुआत हुई। तो लंच पे मैंने उनको बुलाया था, और मैं कहीं गया हुआ था, पांडे जी घर में खाना वगैरह बना रही थी, और मैं रास्ते में आ रहा था। तो मुझे मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट लगना चाहिए था, लेकिन मुझे 1 घंटे लग गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। और उस दिन मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि मतलब 10 मिनट वाले रास्ते को आप अपनी कार से जब वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 2007 में मैंने गाड़ी भी खरीद ली थी, तो मुझे 1 घंटे लगा। तो इतना बुरा लग रहा था कि यहाँ पर 10 मिनट के काम के लिए आपको 1 घंटे 2 घंटे लग सकता है। तो मुझे लगा यार अब यहाँ से कहीं बाहर जाना चाहिए। एक मेन जो पहला थॉट उस टाइम का आया था, क्योंकि विदेश जाने का थॉट तो और भी कहीं से संबंध रखता है, उसके बारे में भी मैं शायद अभी इसी बातचीत के दौरान बताऊंगा। तो वो एक क्लिक हुआ, मैंने कहा नहीं अब टाइम आ गया है, लगता है कि अब देश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होती है, और मुझे तो सुबह से लेकर के शाम तक कहीं इधर कहीं उधर 10 जगह जाना आना पड़ता है, तो रोज का हो गया था।
और किसी रिक्शे वाले ने एक हल्का सा कट मेरी गाड़ी से मारा, तो हालांकि वो तो निकल गया कट मार करके ऑटो रिक्शा वाला, लेकिन वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपको एक होता है जहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होते हैं, तनाव होता है। तो मन में लग रहा था कि यार ऐसी कहीं जगह जाओ जहाँ पर इतना कम से कम ट्रैफिक ना हो और इतनी प्रॉब्लम्स ना हो। ये सब सोचते सोचते मैं घर आया और फिर पीटर साहब आए और हम लोग खाना खाने लंच के लिए बैठे, साथ में बैठे, बातचीत होती रही। पीटर साहब, क्योंकि इनेसियो साहब जो उनके साले हैं वो यूके में कोई कोर्स वगैरह कर चुके थे, क्योंकि वो शिपिंग में है, तो वो भी मेरे ख्याल से 1.5 या 2 साल के लिए यूके रह चुके थे। तो अक्सर यूके की बातें बताया करते थे कि कैसा होता है, फॉरेन में क्या होता है, ऐसा है, सारे पिक्चर्स। तो मेरे कंप्यूटर में ही बैठ करके खाना वाना खाते खाते वहीं पर वो मुझे दिखा रहे थे, ऐसा है, तो बहुत सारी चीजें बताई। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए वीजा अप्लाई किया है, पीआर का, परमानेंट रेसिडेंस जो वीजा होता है उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया है। तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट हुआ। एक तो मैंने बताया कि वो 1 घंटे पहले जो सारी चीजें हो रही थी मेरे साथ में, तो उससे थोड़ा सा दिमाग उलझा हुआ था भी। और फिर पीटर साहब बहुत बढ़िया है इस मामले में, किसी को भी इंस्पायर कर देते हैं, बहुत अच्छे ढंग से वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो उन्होंने इतना सारा कुछ बताया विदेश के बारे में और ऐसी छवि बनाई मेरे दिमाग में कि बड़ा इंटरेस्ट हुआ। और उन्होंने फिर सारी चीज़ें डिटेलिंग भी बताई और उन्होंने कहा कि हम अपने एजेंट से आपको मिला भी देंगे और बिल्कुल पांडे जी आप भी कोशिश कीजिए, आपका भी हो सकता है ये वो। मतलब जितना हम सोच रहे थे कि ये नहीं होगा, हम जितने क्वेश्चंस लेके आते उनके पास हर चीज का जवाब था। वो बड़े पॉजिटिव उन्होंने हमें कन्विंस किया, मोटिवेट किया। तो ये था पहला दिन जब चीजों को हमने जो है तो मन में सीरियस सोचना शुरू किया कि हमको कहीं ना कहीं विदेश जाना चाहिए। तो ये पहली उस टाइम पीरियड की घटना थी। उसके बाद जब पीटर साहब चले गए, अब मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूं कि पहली दफा मैंने कब सोचा कि मुझे विदेश जाना चाहिए। तो पहली दफा जब मैं अपने गांव में था, पिताजी नहीं रह गए थे, हमारे पास एक बगीचा था। अब तो मेरे ख्याल से उसमें सारे पेड़ कट चुके हैं, 1-2 बचे हों तो बचे हों। पापा ने और हमारे जो दूसरे बड़े पिताजी हैं उन लोगों ने लगाया था अपने बचपन में जब वो स्कूल जाते थे। तो हमारे गांव से बिल्कुल नजदीक आधा किलोमीटर दूर दूसरा गांव है, तो उस गांव से जुड़ी हुई जमीन हमारी हुआ करती थी, तो वहां पर लगाया था। तो हम लोग अक्सर जाया करते थे। मेरे कजिन है, उनका नाम है हरनजर पांडे और वो भी एडवोकेट हैं। तो हम दोनों लोग जो हैं, दोनों भाई गए हुए थे घूमते टहलते। तो अब पुराने टाइम पर देखिए, पुराने टाइम ही, पुराना ही टाइम हो गया, 20-30 साल पहले तक लोगों की गांव में दोस्ती दुश्मनियां बहुत हुआ करती थी। तो हमारे दादाजी जो है तो थोड़े से दबंग आदमी थे, तो उनके काफी लोगों के साथ में अच्छे रिलेशंस भी थे, पर कुछ दुश्मन थे, पीढ़ी। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि पहले अगर कोई दुश्मनी होती थी तो कई कई पीढ़ियों तक चलती थी। भले उस दुश्मनी में कोई दम हो या ना हो, पर चलती कई पीढ़ियों तक थी, लोग मानते थे। अब आजकल तो खैर ऐसी सिचुएशन नहीं है, आजकल बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो वहां एक दुबे लोगों का परिवार था, मतलब अभी भी है मेरे ख्याल से। तो वहां एक घर काफी पुराना सा ऐसे पड़ा हुआ था। तो मेरे जो कजिन ब्रदर मेरे साथ में थे, तो उन्होंने बताया कि ये जो घर देख रहे हो ना, फलाने दुबे का है। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत खंडहर है, क्या बात है, बहुत गरीब है क्या? तो बोले नहीं नहीं, गरीब नहीं हो, तो बहुत पैसे वाले हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहाँ रहते हैं वो? तो बोले वो अमेरिका चले गए थे, काफी साल हो गए वो अमेरिका चले गए हैं, अमेरिका में सेटल्ड हो गए हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, लेकिन अब वो उनकी घर जमीन है तो ऐसे पड़ी हुई है, परिवार के लोग उतना अच्छा देखभाल नहीं करते हैं। तो पहली बार चूंकि पापा नहीं रह गए थे और वो एक अलग स्ट्रेस का टाइम पीरियड था, और मैं, आप मेरी पिछली स्टोरी में अगर गांव की वो देखेंगे जाकर के, तो मैं किस तरह की मानसिक और व्यवहारिक परिस्थितियों से गुजर रहा था। लेकिन पहली बार वो बात सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं उस पूरी रात नहीं सोया था। मुझे ऐसा लगा था कि अगर इस गांव से, इस छोटे से गांव से कोई व्यक्ति अमेरिका जा सकता है तो शायद मैं भी भविष्य में जा सकता हूं। मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन उस बात ने बहुत मोटिवेट किया था। ऐसा लगा कि उस घनी अंधेरी छाया में, उस डार्कनेस में, उस जिंदगी के डार्कनेस में मुझे एक उम्मीद की किरण सी नजर आई थी कि कल अगर मैं बड़ा हो गया तो हो सकता है एक दिन मैं कोशिश करूंगा कि शायद कभी मैं भी विदेश जा सकूं। और मुझे लगता है कि उस दिन जो मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जो ये ख्याल पनपा था, उसका नतीजा है कि आज मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ हूं। तो पहला ख्याल तो आया था। दूसरा ख्याल, मैंने अभी आपको एक नाम तो नहीं लिया था, मैंने बताया था कि विले पार्ले में, जहां मैं पांडे जी से मिला था आकर के शादी से पहले, और जहां हमने फिक्स किया था कि अब हमको विद इन दिस सर्टेन टाइम पीरियड शादी कर लेना है, वहां पर मेरा एक मित्र हुआ करता था। उस टाइम पर तो वो मेरा ऑफ कोर्स मित्र था। तो वो जब अमेरिका गया था, मेरे ख्याल से वो गए थे सन 2000 की बात है।
तो हालांकि मैंने उनसे बहुत कोशिशें की पूछने की कि मुझे प्रोसेस बताओ, मुझे ये करो वो करो उस टाइम पर, बट ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। उसने कुछ भी नहीं बताया। हमेशा उसने कोशिश की कि आप अपने हिसाब से खोजें, पता करें। ठीक है, वो तो अपनी स्वेच्छा में उसका आदर करता हूँ। कुछ चीजें हैं, कुछ लोग बता करके खुश नहीं होते हैं, कुछ लोग नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो इस बात पे बुरा नहीं मानता मैं। लेकिन हाँ, उस टाइम पर मेरे दिल में बहुत इच्छा हुई थी। और मैं फिर बताऊं, यहाँ ये भी देखिए विषय से संबंध रखता है कि जब वो चले गए, और ये वही टाइम था मेरे ख्याल से जब हमने शादी की। हाँ, शादी के बाद का टाइम पीरियड है। वो जाने के बाद में मैं बड़ी कोशिश करता रहा 6-7 महीने, पर कुछ जानकारी नहीं थी कि किस तरह से विदेश जाया जाता है, कैसे क्या सारा कुछ होता है। तो बड़ा अंधेरे में तीर मारने जैसी थी। पर उस वक्त मैंने एक काम किया था। देखिए उसका कोई फल निकला कि नहीं निकला, लेकिन मैं बताता हूं कि मैं कैसे, कहते हैं ना कि आकाश में अंधेरे में तीर छोड़ने वाली बात थी, कि मैंने जो है तो एक दिन अमेरिकन एम्बेसी जो मुंबई में है वहां पर फोन किया। फोन निकाला कहीं से, इंटरनेट वगैरह से। देखिए जितनी समझ थी मेरी, मैं कोई बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में मुझे नॉलेज था नहीं। और मुंबई में अभी भी विदेश देश जाने का इतना ज्यादा क्रेज नहीं है जैसे कि अपने पंजाब में या गुजरात में या साउथ के कुछ जगहों में लोगों को बहुत नॉलेज है इन सब चीजों की। तो हमें था नहीं, और हमारे संपर्क में भी कोई ऐसा नहीं था जो सारी चीजें बताता। तो मैंने अमेरिकन एम्बेसी में फोन किया और उनसे फोन करके ये मैंने बोला कि आप मुझे अगर हो सके तो इंडियन एम्बेसी जो अमेरिका में है वहां का मुझे फोन नंबर या एड्रेस दे दें। तो कोई सही सज्जन थे, उन्होंने मुझे जो है तो इंडियन एम्बेसी जो अमेरिका में है वहां का पूरा फोन नंबर और पूरा एड्रेस वगैरह उन्होंने दे दिया। तो मैंने मतलब इंडियन एम्बेसी जो अमेरिका में है, मैंने वहां लेटर लिखा कि इस तरह से और मैं ऐसे ऐसे है, मैं आना चाहता हूं, तो मेरे लिए आप प्लीज गाइड करें। तो उन्होंने, ऐसा नहीं है, देखिए कोई खान थे उस टाइम पर, मैं उनका नाम भूल गया, वो लेटर मेरे पास अभी भी रखा है। तो इट वाज 2000 और 2001 समथिंग कि मेरे पास अमेरिका से इंडियन एम्बेसी का लेटर आया था, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से संबोधित किया था और पूरा लेटर भेजा। और एक उन्होंने मुझे इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस की वहां पे लिस्ट भेजी कि आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने करीबन 27-28 लोगों को लेटर्स लिखे थे और वो सारे डिटेल्स अपने भेजे थे। हालांकि उसमें वर्कआउट नहीं हुआ, कुछ लोगों के जवाब आए, कुछ नहीं आए। फिर वो जिंदगी है, अपनी तरह से हिचकोले लेते हुए आपको आगे बढ़ाती रहती है। लेकिन मैंने वो कोशिश उस टाइम पर की थी सेकंड, वो बड़ी प्रैक्टिकल सी कोशिश थी, क्योंकि मेरा एक दोस्त गया था। तो मुझे एक अंदर से बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं भी यहाँ के संघर्ष से निकलूं, क्योंकि नई नई शादी हुई थी और वो 1-2 साल से हम बहुत संघर्ष कर रहे थे। और इच्छाएं थी कि हमको घर खरीदना है, मन में था कि गाड़ी भी खरीदनी है, बहुत सारे सपने होते हैं, पूरा करना है। तो जहां से भी जाकर के अच्छे माध्यम से कर सकें तो करना चाहिए। हालांकि वो जब शादी से पहले का एक दौर ऐसा भी आया था, देखिए आपके संस्कार किस प्रकार से काम करते हैं। मैं बैचलर था, एक्सीडेंट के बाद की बात है, मुझे बहुत निहायत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, क्योंकि मैं अपने घर से मांग नहीं सकता था, नहीं घर वालों को ये था कि भाई तुम अपनी जॉब छोड़ के गए हो, ये वो सारा कुछ था। तो मुझे लगता था मैं किसी को पीड़ा नहीं दे सकता। तो उस टाइम पे मुझे 1-2 लोग मिले, 1-2 बार उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि मुझे एक बैग लेकर के फॉरेन में ड्रॉप करके आना है, सारा इंतजाम होगा, आपका पासपोर्ट बनेगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने पूछा बैग क्या है, बोले बस इस बारे में मत आप पूछो कि बैग में क्या है, बस आपको बैग कोई ना कोई आएगा, आपका ले जाएगा, आपको वापस आ जाना है। तो मुझे समझ में आ गया कि इसमें कुछ आपत्तिजनक चीज होगी, तो मैंने उस चीज को वहीं पर रिफ्यूज कर दिया था, जबकि वो लाखों रुपए देने के लिए तैयार थे। तो पता नहीं अब कौन से सोर्स से कौन से मिले थे, मुझे तो याद नहीं। लेकिन हाँ, ये इंसिडेंट्स भी हुए थे आज से 2500 साल पहले। लेकिन मैं संस्कार की घर से इस तरह के संस्कार मिले थे कि गलत काम करके कोई पैसे नहीं कमाने, लेकिन हाँ सही ढंग से मेहनत और करके और सही दिशा में आगे बढ़ते हुए पैसे कमाने हैं, जिंदगी को कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम तक लेके जाना है। इस इच्छा के चलते मैंने वो अमेरिका में ये कोशिश की। हालांकि उसका कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन मैं काफी मोटिवेटेड रहा उसकी वजह से कि इस तरह से भी अगर कोशिश करें तो कभी कोई बात बन सकती है। और अब चूंकि चीजें काफी व्यवस्थित हो चुकी थी, जब मैंने पीटर जी से बात किया और पीटर साहब तैयार थे अपने एजेंट से मिलाने के लिए भी, मैंने कहा थोड़ा सा समय लेते हैं। और उस रात जब हम बैठे, मैं और पांडे जी सीरियसली, तो मैंने उनसे कहा कि पांडे जी टाइम आ चुका है और अब हमको इस बारे में सीरियस होकर के सोचना चाहिए कि हमको अब मुंबई इंडिया छोड़ना है और हमें विदेश जाना है। तो मैं आपको सीरियस बताऊं मित्रों, पांडे जी बैठी और रोने लगी। बोले देखिए इतने 5-6 साल हमने इतना संघर्ष किया, मेहनत किया, और इस देश में और स्पेशली मुंबई जैसे शहर में लोगों का सपना होता है कि हम एक घर खरीद लें। हमारे पास लोखंड वाला में घर है, हमारे पास
कार है, मेरे पास बढ़िया स्टाइलिश एंटाइसर शायद क्या नाम था वो बाइक थी, तो बोले अपने पास गाड़ियां हैं, घर है और अच्छा काम वगैरह चल रहा है, आप अपने घर की भी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाते हो, हम लोग भी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, क्या जरूरत है विदेश जाने की। मैंने कहा बात तो सही कह रही हो, हमने एक जिंदगी के संघर्ष से जो चीजें अचीव की जा सकती हैं वो हम कर चुके हैं, लेकिन जिंदगी यहाँ आकर के खत्म तो हो नहीं जाती है। हम और मेहनत करेंगे, ज्यादा पैसे आ जाएंगे, हम दूसरी गाड़ी खरीद लेंगे, मर्सिडीज खरीद लेंगे और BMW खरीद लेंगे ज्यादा पैसे वाली, लेकिन सड़क तो मैंने कहा पांडे जी यही रहेगी। ये भीड़ भाड़, हमारा काम करने का जो नेचर है कि हमें 10 जगह भागना है, वो सब तो हम नहीं बदल सकते, वो तो हमको करना पड़ेगा। और रोज इसी तरह से हम फ्रस्ट्रेटेड होंगे, रोज ये सब स्ट्रेस होगा। तो एक बार कोशिश करते हैं, घर द्वार यहाँ सब कुछ है ही है, जाएंगे, अगर नहीं जमेगा तो लौट आएंगे। तो कोशिश करते हैं। बड़ी भावुक है, वो बेचारी रोने लग गई, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से सब कुछ हमने अचीव किया था, तो उनका रोना भी जायज था। लेकिन कई बार चीजें जो हैं तो आपके इमोशंस से आगे की होती हैं, जो आपको बढ़ करके निर्णय लेने पड़ते हैं। तो जब उस दिन पीटर साहब से बातचीत हुई और ये सारी चीजें हमने डिसाइड की, तो पीटर साहब ने हालांकि हमें कहा कि हम आपको अपने एजेंट से मिला देते हैं चल करके, और हम उनके एजेंट से मिलके भी आए और पूरी 1 घंटे की मीटिंग हुई। उसने सारी चीजें हमको बताई, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। कई चीजें थी सामने, कई विकल्प थे कि इस चीज को माध्यम बनाए, इस चीज को माध्यम बनाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि पैसे बहुत लगने थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था उस सिचुएशन में कि अगर हम इस एजेंट के साथ ही जाते हैं या तत्काल हम बोर्डिंग होते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं और इसकी हम अपने लेवल पे और जानकारियां प्राप्त करें, क्योंकि अभी तक जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई या हमको जानकारी प्राप्त हुई, वो पीटर साहब के अनुभव से छन करके आई हुई है। तो अपना भी तो अनुभव जुटाएं। फिर उसके बाद में ये एक मैराथन शुरू हुई दौड़, और करीबन 5 महीने सेमिनार्स अटेंड किए होंगे। यहाँ विदेशों से जाते हैं लोग, वहां सेमिनार्स होते हैं, और कम से कम 20 एजेंट्स से मिला। मतलब इसलिए कि जहां से आप काम करो वो एक बड़ी सेटिस्फैक्टरी जगह होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा कम से कम ये अपने लेवल पे तो आपको पता चले। और देखिए, इन चीजों में मैं थोड़ा सा इसी तरह का व्यक्ति रहा हूं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप हंसिएगा मत दोस्तों। मैंने जब पहली बार अपना कंप्यूटर खरीदा था, लैपटॉप की बात नहीं कर रहा, मैंने पहले कंप्यूटर खरीदा था, फिर लैपटॉप खरीदा था। मेरे ख्याल से 2001 या 2 की बात होगी। तो था आप सिंपल जाइए, ब्रांडेड खरीदिए, चले आइए। लेकिन मैंने ऐसा ना करके और 2-4 दोस्तों से बातचीत की। टेक्निकल बंदा नहीं हूं और मुझे टेक्नोलॉजी का एकदम नॉलेज नहीं हो, मेरा फील्ड भी नहीं था, मेरी कोई पढ़ाई भी उस फील्ड की नहीं थी। तो मैंने 2-4 दोस्तों से पहले बातचीत की, फिर 2-3 दुकानदारों से जहां से सामान मिलता है उनसे बातचीत की। फिर उन्होंने मुझे एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया, मैंने उनसे बातचीत की। फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया और बोले कि हम सारा कुछ सामान जो है अच्छे ब्रांड का ला करके और असेंबल करेंगे घर में, और वो अपनी सर्विस भी देते थे। मेरे ख्याल से उस टाइम पे 2,500 या 3,000 वो साल का लेते थे कि अगर आपके कंप्यूटर में कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो एक फोन कॉल करो, आकर के ठीक कर जाते थे। और इस तरह से उनके पास में सैकड़ों लोग जो है उनके क्लाइंट्स थे। तो मैंने फिर सब बहुत अच्छी चीजें जो भी ब्रांड्स की होती हैं कंप्यूटर से संबंधित, जो अच्छे से अच्छा होता है, वो फिर मैंने करवाया। लेकिन मैंने उसके लिए भी 20-25 दिन का टाइम खर्च किया है, नहीं कि गए पैसे दिए और लेके चले आए। और एक बेहतरीन प्रोडक्ट मैंने जो है अपने यहाँ पर असेंबल करवाया। तो मुझे छोटा सा काम करने में भी मुझे लगता है कि उससे संबंधित पहले जानकारियां प्राप्त करो। बहुत बार मैंने गलती की है, बगैर जानकारी के भी काम किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि थोड़ी सी जानकारी जुटा लें पहले। तो वो मैंने जुटाने के लिए 6 महीने का समय खराब किया। बहुत खराब नहीं किया, समय दिया। 5-6 मतलब 20-25 एजेंट से मिला और 5-6 महीने के टाइम में मैंने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए। सारी छोटी बड़ी चीजें समझ में आने के बाद में पहले लग रहा था कि हम ये प्रोफेशन दिखाएं, फिर ये प्रोफेशन दिखाएं, फिर उसमें कई मित्रों का सहयोग था। सबसे ज्यादा मैं यहाँ पर हृदयपूर्वक अमित जोशी जी को हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालांकि वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं और वो मुझे प्रेम और आदर भी छोटे अपने मतलब बड़े भाई वाला ही करते हैं, उनके घर में सभी लोग। तो मैं उनको बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आगे बढ़ करके और बिल्कुल सगे भाई जैसे हमारी मदद करी, हर चीज में बहुत हेल्प किया उन्होंने। तो वो सारी चीजें हुई और फिर हमने एक जगह डिसाइड की
अब पता नहीं यहाँ पर उस एजेंसी का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं नहीं लूँगा। अगर आप में से किसी को कोई ज़रूरत पड़े कभी तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में जा करके आप लिखें, मैं आपको पर्सनली उस एजेंसी का नंबर दूंगा, क्योंकि मैं कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन उसी एजेंट के थ्रू हम यहाँ पाए, काफ़ी बड़ी है वो एजेंसी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस एजेंसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और ये बात है 2007 की। ये 2007 मेरे ख्याल से अगस्त का महीना था। इतना सारा टाइम हमने खर्च किया, और पीटर साहब ने जिनसे मिलाया था, मुझे वो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि वो कोई गलत आदमी थे, लेकिन मुझे बहुत होता है ना, फर्स्ट मुलाकात में ही आप क्लिक नहीं हो पाए थे मेरे दिमाग में। तो हम उस बिल्डिंग के चौथे या पांचवें माले में, चौथे या पांचवें फ्लोर में उनकी ऑफिस थी, और उनकी ऑफिस अंधेरी वेस्ट में ही है। रिपब्लिक थिएटर, क्या नाम है वो सिनेमा है, वहां पर है शायद, मैं नहीं, मुझे नाम भूल गया, देखो इतने साल हो गए। तो मैं और पांडे जी, हमको फर्स्ट किस्त जो है तो कुछ 70,000 रुपए की देनी थी। बाकी हमको टोटल जो है कुछ 4.5-5 लाख रुपए का खर्चा आना था उसमें, पूरे प्रोसेस में। तो उस टाइम पे अब आप सोचिए ना, 2007 में उतनी बड़ी रकम, और अभी अभी हमने घर भी खरीदा था, तमाम सारे खर्चे, गाड़ी भी ली थी, वो सब कुछ करते कराते, और अपने डेली बेसिस पे खर्चे। 2 ही लोग तो थे जो काम कर रहे थे, हमारी कोई फैक्ट्रियां नहीं लगी हुई थी, तो हमारे लिए एक एक रुपया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 70,000 रुपए लेकर के हम लिफ्ट के बाहर खड़े थे, और मैं और पांडे जी दोनों ही लोग थे। तो मैंने पांडे जी से कहा, मैंने कहा देखो, लोग जुआ खेलते हैं, तमाम सारे गलत काम करते हैं और पैसे अपने खराब करते हैं, हमने कभी ये नहीं किया है, और ये बहुत ज्यादा भरोसा हम नहीं कर सकते हैं कि जहां हम पैसे खर्च करने जा रहे हैं यहाँ हमारा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कल को एजेंसी बंद हो जाएगी, या हम ही नहीं क्वालिफाइड कर पाएंगे आगे, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जिंदगी का एक अच्छे उम्मीद से, अच्छी तरह से, सही ढंग से जुआ खेलने जैसा ही है। तो ये हो सकता है कल को 70,000 डूब जाए हमारे, तो अफसोस मत मना। दिल में अगर इतना साहस है तो ही आगे बढ़ें, और तो ही हम ये पैसे दें, नहीं तो कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गया, फिर इन पैसों के जाने का अफसोस मनाएंगे बैठ करके, तो अच्छी बात नहीं होगी, फिर दुख लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो पांडे जी ने एक स्माइल के साथ कहा कि नहीं, भगवान पे भरोसा रखिए और चलते हैं, कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं प्रोसेस। फिर हमने वो अगस्त या सितंबर में जब प्रोसेस 2007 में शुरू किया, बड़े उतार चढ़ाव आए, और बहुत पेपर वर्क होता है, माय गुडनेस। अब तो मैंने सुना है और ज्यादा होता है, उस टाइम पे भी वो फिर इंग्लिश का एग्जाम, और फिर मेडिकल, और पेपर्स एंड पेपर्स, और फिर वो सारे नोटराइज्ड करवाने पड़ते हैं। मतलब एक एक पेपर के नोटरी करवाने का मेरे ख्याल से 100 रुपीज था, और वो 100-150 पेपर एक बार में हमको सबमिट करने होते, बहुत पेपर थे भाई, और काफी पैसे लगे। 2009 की जनवरी में हमें मेडिकल के लिए आया। मेडिकल फाइनल स्टेज होती थी हमारे टाइम तक, अब मुझे नहीं पता कि आजकल क्या प्रोसेस होता है। तो फिर हमने फरवरी में जाकर के मेडिकल करवाया, और मेडिकल की रिपोर्ट्स आपको नहीं मिलती हैं, और डॉक्टर डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाती हैं, वो जो डिपार्टमेंट है इनका, माइग्रेशन डिपार्टमेंट को जाती, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को जाती हैं वो फाइल, जो भी आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स है। तो वो सारा बहुत अच्छे से डिटेल में होता है उनके। मेरे ख्याल से इंडिया में उस टाइम पर तो मुंबई में 2 या 3 जगह थी जो उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए थे, और उसका भी हर चीज का पैसा भरना पड़ता भैया। कुछ हमारे टाइम पे एक आदमी के मेडिकल का कुछ 6,000 या 5,000 रुपया था, तो दोनों का था। फिर आइल्स का एग्जाम जो इंग्लिश का होता है, उस टाइम पे हमारे टाइम पे एक बार की 7,500 फीस थी, कई बार लोग देते हैं। तो पांडे जी का जो भी है, खैर वो सब चीजें हमने की, जो भी पैसे होते हैं वो भी हमने भरे, और मेडिकल भी हमने करवाया, तो वो सारी चीजें हो गई। अब यहां आकर के बात छोटी सी थी, देखिए फंस गई।